हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका फिर से अपनी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं हिंदी की पेडागोजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद टर्म्स के साथ कराने जा रहा हूं। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट जो मैंने लिख रखे हैं। सबसे पहले आपको पता ही है कि ऑफलाइन आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, 20 अगस्त आपकी डेट है। एक ही दिन पूरी ऑल इंडिया में होना है, तो ये आपको याद रखना। क्वेश्चंस की जो प्रकृति है, जो नेचर है क्वेश्चन का, वो है PYQs, यानी कि PYQs लाया हूँ मैं। इसमें क्या खासियत है, क्योंकि ये टर्म्स के साथ हैं, यानी कि हर एक कीवर्ड मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर, क्योंकि कीवर्ड्स आपको पेडागोजी में पता होने बहुत ज़रूरी हैं। 2023 के PYQs हैं, तो इस वजह से लेटेस्ट हैं, और लेटेस्ट PYQs या लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर किसी भी एग्ज़ाम का हमेशा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये जो क्लास का पढ़ाने का मेरा एक मकसद है, वो टीचिंग कम मेंटरशिप, यानी कि टीचिंग के साथ सह मेंटरशिप का मतलब होता है कि गाइडेंस, कि कैसे आपको क्या करना है, कैसे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैंने भी अच्छा खासा सीटेट में स्कोर कर रखा है, तो मेरे को पता है इसके बारे में। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर नज़र डालेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निष्क्रिय शब्द भंडार शब्दों का वह समूह है जिसे व्यक्ति अक्सर प्रयोग में लाते हैं, अक्सर सुनते हैं, जानते तो हैं पर अक्सर प्रयोग में नहीं लाते, अक्सर बोलते हैं। अब एक बात बताओ आप मेरे को कि निष्क्रिय है कोई चीज़, निष्क्रिय अपने कॉमन सेंस से कर सकते हैं आप इसको। निष्क्रिय अगर शब्द भंडार है तो जाहिर सी बात है कि वो चलन में तो नहीं होगा। निष्क्रिय का मतलब होता है कि शुद्ध है एकदम, यानी कि एकदम नेगलेक्ट है, तो इसका मतलब प्रयोग में तो नहीं लाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 तो आपका गलत। अक्सर सुनते हैं, ये भी गलत। अक्सर बोलते हैं, ये भी गलत। जब निष्क्रिय है तो जानते तो हैं हम उस चीज़ को कि भाई हाँ ये ठीक है, पर हम उसको प्रयोग में नहीं लाते। तो यही हमारे इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा, शब्द भंडार क्या होता है। शब्दकोश शब्दावली शब्दों का एक सेट जहाँ एक व्यक्ति अपने भाषण में समझता है और उपयोग करता है, ये तो हो गया शब्द भंडार। अब शब्द भंडार आमतौर पर दो भागों में, दो भाग कौन कौन से हैं, तो पहला है आपका सक्रिय शब्द भंडार। ऐसे शब्द जो एक व्यक्ति नियमित रूप से मौखिक भाषण और लेखन में, यानी ABCD हम सुनते भी हैं और लिखते भी हैं। निष्क्रिय शब्द भंडार जो होते हैं, या तो हम सुनते तो हैं उन्हें पर कभी लिख नहीं पाते, उनका उपयोग नहीं कर पाते। तो जॉन रोनाल्ड्स एक फिलोसफर हुए होंगे, एकर्स के अनुसार आपकी निष्क्रिय शब्दावली में सक्रिय से अधिक शब्द होने की संभावना होती है, क्योंकि सक्रिय शब्द से ज़्यादा होते हैं। ये तरीका अपने निष्क्रिय से सक्रिय शब्दावली, अतः हम कह सकते हैं कि पढ़ते समय वह शब्द पहचानती किंतु समूह से प्रयोग करने में समर्थ नहीं है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अगला, ध्वनियाँ किस प्रकार से संयोजित होती हैं, यानी कोई ध्वनि है वो संयोजित है एक दूसरे में, यानी रिएक्शन है या फिर कनेक्ट है एक दूसरे, तो किस चीज़ में रखोगे उसको, तो सीधा सीधा ऑप्शन इसका आप ध्वनि विज्ञान में रखेंगे। अगला, भाषिक दक्षताएं, यानी भाषा की एफिशिएंसी, यानी भाषा में आप कितने निपुण हैं, कितनी आप भाषाओं को जानते हैं। देखो ये कीवर्ड जो है बहुत याद रखने की चीज़ है, क्योंकि यहाँ आदमी फंसता है, जहाँ फंसोगे वहीं काम खराब। भाषिक दक्षताएं शिक्षार्थियों को किसके सक्षम बनाती है। भाषिक दक्षता यानी हम भाषा को सीखेंगे, तरीके से सीखेंगे, तो हमें किस में उपयोग करने में, हमें किस चीज़ को पहचानने में मदद करेगी। तो एक तो हमें ये बताइए कि भाई ये जो लिखा हुआ है वो व्याकरण रूप से ये तो सही है, क्योंकि जब हमें उसके बारे में जानकारी होगी तो हम पता भी कर पाएंगे, गलत वाक्यों की भी हम पहचान कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाता है। अगला, संरचनात्मक उपागम किसको अधिक महत्व देता है। देखो संरचनात्मक का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इसको हम क्रिएटिव बोलते हैं, और उपागम का मतलब होता है अप्रोच। उपागम होता है हमारा अप्रोच और क्रिएटिव होता है संरचना। अच्छा, क्रिएटिव में कोई भी चीज़ होगी तो हम उसमें कई सारी चीज़ों के होने की संभावना होगी। जैसे क्रिएटर न, जैसे होते हैं ना कि क्रिएटर है वो, या फिर बहुत सारी चीज़ों को करना, सिर्फ एक चीज़ पर फोकस नहीं होना, सिर्फ एक चीज़ पर फोकस नहीं होना, बहुत सारी चीज़ों को करना, पढ़ना भी, लिखना भी, टहलना भी, घूमना भी, क्राफ्ट भी करना, आर्ट भी करना, ये सारी चीज़ें हमारे किस में आती हैं, क्रिएटिव में आती हैं। तो संरचनात्मक उपागम को हम किसको अधिक महत्व देंगे, तो हम पठन और लेखन दोनों को अधिक महत्व देंगे, सिर्फ एक चीज़ को महत्व नहीं दे सकते हैं। यहाँ देख लेते हैं थोड़ी सी इसकी समरी। संरचनात्मक उपागम यह विधि नई पद्धति तथा श्रव्य मौखिक पद्धति के रूप में जानी जाती है। ये आप ध्यान रखेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। इस पद्धति में संरचना का समावेश होता है, यानी संरचनाएं इतनी होती हैं कि वो उन सबका समावेश यानी इंक्लूसिव हो जाती है, सब चीज़ें जुड़ जाती हैं आपस में, और इस संरचना का शब्दों का चुनाव तथा वर्गीकरण के अनुसार सिखाए जाते हैं। संरचनात्मक उपागम की संरचना महत्वपूर्ण होती है। अगला, व्यवहारवादी उपागम में किस पर अधिक बल दिया जाता है। देखो इसके लिए मैं एक
ला रखा हूँ, ये आप देख लेंगे। व्यवहारवादी उपागम का अर्थ क्या है? व्यवहारवादी विचारधारा संगठन में प्रशासनिक व्यवहार के वास्तविक अध्ययन से संबंधित है। जिस प्रकार मानव संबंध उपागम सांगठनिक मानव का अध्ययन सामाजिक मानव के रूप में करता है, उसी प्रकार व्यवहारवाद सांगठनिक व्यवहार को सामाजिक व्यवहार के रूप में विश्लेषित करता है। तो व्यवहारवादी उपागम क्या है कि अगर हम कोई किसी को देखेंगे तभी हम सीखेंगे, या फिर हम कोई चीज़ किसी को कोई एक्टिविटी या कृत्य करता हुआ देखेंगे तभी हम उसको सीखेंगे। यही जो है साइकोलॉजी भी बोलती है कि बच्चा कैसे सीखता है। बच्चा माँ बाप के कहने से नहीं सीखेगा, जो माँ बाप करेंगे उससे बच्चा सीखेगा। तो यहाँ पर व्यवहारवादी उपागम को वहीं रिलेट किया गया है कि व्यवहारवादी उपागम किस पर बल देता है, तो कंठस्थ करके सीखने पर बल देता है, या फिर ये मैंने बता दिया। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक के बारे में सही नहीं है? ये आपको जरूर से ध्यान रख लेना है कि वो पूछ रहा है सही है या सही नहीं है। हालांकि हाईलाइट कर देता है वो उस पर आप सबसे पहले ये जरूर देखें कि वो पूछ क्या रहा है। तो यह पाठ्यक्रम क्रियान्वित करने का मुख्य उपकरण है। देखो ये बात तो बिल्कुल सही है। सिलेबस अगर हम किताब नहीं देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि सिलेबस क्या है, तो पाठ्यक्रम का तो ये तरीका है, तो ये वाला ऑप्शन तो सही। यह पाठ्य चर्चा के उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करता है। भाई बताएगा तो क्वेश्चन हम कैसे पता लगा कि मैथ की अगर बुक होगी तभी तो हमें पता चलेगी कि मैथ है, इसका सब मतलब है कि मैथ है, तो ऑप्शन तो ये वाला भी करेक्ट। यह शैक्षिक गतिविधियों की योजना है। भाई बात तो ये भी सही है, क्योंकि ये शैक्षिक गतिविधियों की योजना है, क्योंकि इसी से ही हम सीखेंगे, इसी से ही हम पढ़ेंगे, बाकी कोई हमारे पास साधन इतना होता नहीं है। इनकी प्रकृति मूर्त है, ये वाला गलत। प्रकृति मूर्त का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं कि या तो ये मतलब ये वाला ऑप्शन आपका वैसे तो करेक्ट हो जाता है, दूसरा नंबर नहीं पूछा है। देखो जिसकी कोई मूर्ति या जो कोई इंडिविजुअल ना हो चीज, अर्थात आकार या रूप हो, उसको हम मूर्त बोलते हैं। तो ये मूर्त तो है नहीं, ये है अमूर्त। अमूर्त चीजों का हमेशा हम अपने माइंड में सोचते हैं या फिर एब्जॉर्ब करते हैं बस। किस प्रकार के श्रवण में अधिक एकाग्रता की आवश्यकता होती है, यानी अधिक एक कनेक्टेड होनी चाहिए चीजें। कैसा कौशल हो, विस्तृत हो यानी बड़ा हो, तो उससे हम फोकस्ड नहीं कर पाएंगे। मेन चीज पूछ रहा है कि यहाँ पर फोकस्ड कैसे हो। तो कान में सिर्फ आवाज पड़ने से फोकस्ड हो जाओगे, कभी नहीं होगे। विस्तृत होगा, कभी नहीं होगे। संवेदनशील होगा, कभी नहीं होगे। तीव्र गहन यानी डीप स्टडी हमेशा आपका ऑप्शन यहाँ रहेगा। डीप स्टडी जब भी करोगे किसी चीज को भूल नहीं पाओगे, और श्रवण में अधिक एकाग्रता आएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाता है। अगला, जब हम किसी पाठ्य सामग्री को उसका सारांश का मतलब होता है समरी। समरी का मतलब होता है कि मतलब हल्का सा पता चल जाए कि हम किस बारे में। समरी होती है जैसे कोई आपने चैप्टर पढ़ा तो अंत में उसकी 3 से 4 लाइनें वो दे देता है, जिसको हम पता चल जाता है कि अच्छा ये कहानी थी, ये कहानी थी। या सामान्य विचार बिंदु जानने के लिए पढ़ते हैं, तो ये क्या कहलाता है? तो ये हमारा हमेशा कहलाता है सरसरी तौर पर पठन। सरसरी तौर पर पठन होता क्या है, हमने कोई बुक ली, उसको हमने ऊपर से वो लाइनें ये कर करके पूरा पढ़ के ज़्यादा हमने उसको कुछ समझा नहीं, एंड में हमने उसकी समरी देख ली और 1-2 बिंदु सामान्य हमें सरसरी तौर पर पठन करने से पता चल गई। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम योजना की विशेषता नहीं है? अधिगम से संबंधित है तो योजना तो है, पारस्परिक है और सहभागी है, तो ये भी भाई सीखने में मदद करेगा। एक अगर विधि पर आधारित है तो ये भी सीखने में मदद करेगा। मदद क्या नहीं करेगा? अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, लर्निंग का मतलब होता है सीखना, सीखने में मदद। ये तीनों चीजें तो करेंगी, साफ पता चल रहा है इससे। करेगा क्या नहीं? ये पूर्व योजना, बाद की योजना, पाठ के दौरान की योजना। योजना कुछ नहीं, सिर्फ हमें सीखना है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट। कौन सी भाषा अवचेतन स्तर पर अर्जित की जाती है? अवचेतन मन जो होता है वो प्राथमिक मन को बोला जाता है। प्रथम भाषा उसको हमेशा, पहली भाषा जो होगी वो अवचेतन मन से ही सीखी जाएगी, बाद की तो हम खुद से सीख लेते हैं। अवचेतन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अवचेतन मन वह है जो आपको जीवित रखने के लिए शरीर की भीतरी क्रियाओं को संचालित करता है और आपको बार बार सोचते हुए विचारों को दर्ज कर उन्हें हकीकत में बदलता है। अवचेतन मन की शक्तियों को कुछ लोग बड़ा चढ़ाकर इन्हें जादुई करार, यानी जो हम सोच लेते हैं मन में कि ऐसा होगा वैसा होगा, वो सब अवचेतन मन की बात है। तो प्रथम भाषा हमें अवचेतन मन से ही सीखी जाती है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को करो लाइक और चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो को करो शेयर। धन्यवाद।